हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ पैरानॉर्मल घटनाएं बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो यहां वहां की बातें ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पर। पांचवी घटना, विलास का दी एक्स मर्डर हाउस। विलिस का आयोवा का विलिस का एक्स मर्डर हाउस घोस्ट हंटरों और हॉरर प्रेमियों के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस जगह पर 1912 में एक भयानक अनसुलझी हत्याओं के स्थानीय रूप से प्रसिद्ध होने की चर्चा है, जिसमें एक अज्ञात अपराधी द्वारा 6 बच्चे और 2 वयस्कों के बेहद निर्दयी तरीके से कुटिल कुल्हाड़ी से उनके सिर फोड़ दिए गए थे। 1994 में इसे खरीदकर उसकी पुरानी हालत में पुनर्स्थापित किया गया और एक पर्यटन स्थल में बदल दिया गया। भूतों से भरे इस घर में रुकने के लिए रात्रि की किराया लगभग $400 है, जहां टूरिस्ट हमेशा अजीब पैरानॉर्मल अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि गलियों में एक कुल्हाड़ी लिए हुए एक आदमी का दृश्य या बच्चों की हल्की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन 2014 के नवंबर में कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई खौफजदा हो गया। रॉबर्ट स्टीवन लॉर्सन जूनियर 37 वर्षीय विस्कॉन्सिन अपने दोस्तों के साथ एक सामान्य पर्यटन यात्रा पर थे जब एक भयानक हादसा हुआ। वे सभी मदर हाउस में रुके हुए थे। रात का समय था, तभी अचानक उनके साथियों ने उन्हें सीने में छुरी से आत्मघाती चोट लगते हुए पाया, जिसे दिखते ही 911 पर कॉल किया गया और लॉर्सन को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और फिर उन्हें क्रेगटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ओमाहा में हेलीकॉप्टर से भेजा गया। लेकिन इस घटना से ज्यादा चौंकने वाली बात यह है कि लॉर्सन को जब यह स्वयं आघात वाला घाव लगा था, लगभग रात 12:45 पर, जो ठीक उसी समय हुआ था जब घर में 1912 के एक्स हत्या शुरू हुई थी। लॉर्सन ने अपनी चोट से बहाली कर ली, लेकिन उसने कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है कि उस दिन क्या हुआ था। घर की मालिक मार्था लिन ने कहा कि उस घटना से वह बहुत दुखी थी। यह घर अभी भी पर्यटकों की यात्रा और रात में रहने के लिए खुला है। चौथी घटना, द हॉन्टेड डॉल। जब आप हॉन्टेड गुड़ियों के बारे में सोचते हैं तो संभवतः आपके मन में एक पुरानी विक्टोरियन दिखने वाली घिनौनी सांचे वाली गुड़ियां आती हैं, जो कि शायद आपके पास नहीं होंगी। लेकिन बच्चों के खिलौनों के साथ भी बहुत जल्दी कंफर्टेबल मत हो जाइए, क्योंकि ह्यूस्टन क्षेत्र में 2013 के क्रिसमस के अवसर पर भेंट की गई एक डिज्नी की फ्रोजन एल्सा गुड़िया ने इस साल के शुरुआती दिनों में चर्चा में आने का सामर्थ्य प्राप्त किया, जब पाया गया कि ये डॉल हॉन्टेड है। इस गुड़िया के गले में एक हार था जिसमें एक बटन थी। उस बटन को दबाने पर वह फ्रोजन फिल्म के कुछ डायलॉग्स बोलती थी और लेट इट गो यह गाना गाती थी। 2 साल तक यह अंग्रेजी में ऐसा करती रही। 2015 में इसने अंग्रेजी और स्पेनिश के बीच यह करना शुरू कर दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस गुड़िया में भाषा बदलने वाला कोई बटन नहीं था, ऐसा वो खुद ही करती थी। परिवार ने इस गुड़िया को 6 साल से भी अधिक समय के लिए रखा और इस दौरान उसकी बैटरी भी कभी नहीं बदली। अब ये तो सोचने वाली बात है कि 6 साल एक ही बैटरी कैसे चल सकती है। मैडोनिया कहती हैं कि गुड़िया खुद से ही बोलना और गाना शुरू कर देती थी, बिना इसके स्विच को शुरू किए। परिवार ने 2019 के दिसंबर में इस भयानक गुड़िया को फेंकने का निर्णय किया और कचरे में उसे फेंक दिया। लेकिन कुछ हफ्ते बाद वे अपने लिविंग रूम की बेंच के अंदर उसे पाते हैं। है ना चौंकने वाली बात। बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने उसे वहां नहीं रखा था और मैडोनिया ने उन पर विश्वास किया, क्योंकि बच्चों ने बाहर के कचरे में घुसकर तो उसे नहीं खोजा होगा। ऐसा मैडोनिया ने KPRC 2 ह्यूस्टन न्यूज को कहा। उस समय एल्सा ने अंग्रेजी में लेट इट गो गाना बंद कर दिया था। वह अब सिर्फ स्पेनिश में बोलती थी जब भी उसके ऊपर दबाया जाता था। फिर परिवार ने उस विचित्र गुड़िया को डबल बैग करके अपने कचरे के डिब्बे के नीचे रख दिया, जिसे कचरे की गाड़ी निकाल कर ले गई थी। उसके बाद जो हुआ वो देखकर परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे सब कुछ दिनों की तत्कालीन ट्रिप पर गए हुए थे, लेकिन वापस आते ही एल्सा भी वापस आ गई और उनके घर के पिछवाड़े में खड़ी थी। ये फोटो तभी ली गई थी। इस बार परिवार ने एल्सा को मिनेसोटा में एक पारिवारिक मित्र को मेल किया, जिसने उस भूतिया गुड़िया को अपने ट्रक के सामने फिक्स किया। मैडोनिया के फेसबुक पर दी गई लेटेस्ट अपडेट के अनुसार लगता है कि वह गुड़िया फिर ह्यूस्टन वापस नहीं आई। तीसरी घटना, उताह मर्डर सुसाइड। 2014 के सितंबर में जनसन मग्गी नाम का लड़का उताह वापस अपने घर पहुंचा, जहां उसके माता पिता और 3 भाई बहन मृतक थे। घर में एक नोटबुक मिली जिसमें कुछ टू डू लिस्ट लिखी हुई थी। लिस्ट में पालतू जानवरों को खिलाए, घर का ख्याल रखने वाला कोई ढूंढे और भी बाकी चीज लिखी हुई थी।
लिस्ट पढ़कर तो ऐसा लग रहा था जैसे परिवार कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे। पहली नजर में लग रहा था कि यह एक मर्डर सुसाइड था, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं था, कोई पहले से इससे जुड़ा संकेत नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था। पुलिस भी नहीं समझ पाई कि दो माता पिता अपने आप को और उनके 4 बच्चों में से 3 को क्यों मार डालेंगे। पुलिस जब मौकाए वारदात पर पहुंची तो वहां बेंजामिन और क्रिस्टी स्ट्रैक और उनके 3 बच्चे मास्टर बेडरूम में मृत मिले। उन्हें ठंड और फ्लू की दवा, एलर्जी की दवा, नींद आने वाली दवा, पेन किलर और चेरी फ्लेवर वाली लिक्विड मेथडोन के खाली बर्तन मिले और उन्होंने एक प्लास्टिक बालू की बाल्टी में एक घातक पीले नारंगी रंग का मिश्रण भी पाया। अभी भी अस्पष्ट है कि बच्चों ने इसे कैसे सेवन किया। 1 साल तक किसी को नहीं पता था कि परिवार के साथ क्या हुआ था या माता पिता को क्या मजबूर कर देगा इस तरह का कदम उठाने पर। मगर फिर जनवरी 2015 में पुलिस ने इस मामले में और खौफनाक खुलासे किए। परिवार के सदस्यों के अकाउंट्स और पुलिस द्वारा की गई जांच के अनुसार माता पिता को यह मान्यता थी कि प्रलय आने वाला है और दुनिया में बहुत बुराई है। इस बात की भी उन्हें बहुत चिंता थी। आस पड़ोस के लोगों को उनकी इस चिंता और डर के बारे में जानकारी थी, लेकिन अधिकांश लोगों को लगा कि वे सिर्फ थोड़ा चेंज चाहते हैं और कहीं और जाना चाहते हैं। जांचकर्ताओं ने छानबीन में इस विषय में लिखे गए लेटर्स को भी पाया, जिनमें से एक लेटर विख्यात दोषी डैन लैफर्टी के लिए लिखा गया था, जो 1984 में अपनी भाभी और उसकी 1 वर्षीय बेटी की हत्या के लिए सजा भुगत रहा था। याचिका गवाही के अनुसार उसने अपने भाई रॉन लैफर्टी के आदेश पर ही अपने भाभी की हत्या की थी। ऐसा माना जाता है कि उसके भाई को कोई स्पिरिचुअल दृष्टि हासिल थी। इस कहानी का अंडर द बैनर ऑफ हेवन नामक एक पुस्तक में जिक्र किया है। पुलिस ने कहा कि क्रिस्टी स्ट्रैक ने डैन लैफर्टी के साथ मित्रता की थी और वो उसके पति के साथ उससे जेल में मुलाकात करने भी गई थी। लैफर्टी से पूछताछ करने पे उसने कहा कि उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और वो क्रिस्टी को अपनी बेटी मानता था। पुलिस ने यह भी कहा कि 2008 से उन्होंने लैफर्टी से कोई मुलाकात नहीं की थी। आखिर में यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों की मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी शैतान के प्रभाव में थे और काले जादू में जुड़े थे। दूसरी घटना, स्लॉस फर्नेसेस। 1882 से 1971 तक बर्मिंघम के स्लॉस फर्नेसेस ने आसपास के भूमि से कोयला और खनिज को हार्ड स्टील में बदल दिया, जो इंडस्ट्रियल क्रांति की राह दिखाने में मदद करेगा। न्यूयॉर्क की चमकती आकाश रेखा में उच्च इमारतों से लेकर डेट्रॉइट में बन रही ऑटोमोबाइल्स तक अमेरिका यहां से हजारों उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने पर बर्मिंघम और स्लॉस फर्नेसेस पर आश्रित हो गया। बर्मिंघम देखते ही देखते में एक बड़े शहर में बदल गया और इसे दी मैजिक सिटी का उपनाम मिला। लेकिन जैसा कि सभी प्रगति के साथ होता है, एक कीमत चुकाई गई, खून की। शुरुआती 1900 के दशक में जेम्स स्लैग वर्मवुड ग्रेवयार्ड शिफ्ट के पूर्वाधिकारी थे, जिनकी सूर्यास्त के बाद की अवधि थी, जिसमें लगभग 150 कर्मचारी कड़ी मेहनत करके फर्नेस को चलाते थे। गर्मी के महीनों में फर्नेस के भीतर तापमान 120 डिग्री से भी अधिक हो जाता था। नींद की कमी, गर्मी और कम दिखाई देने के कारण फर्नेस की मेहनत जीते जागते नर्क की तरह थी और केवल सबसे गरीब कर्मचारी जिनको रोजगार की आवश्यकता थी वे ही यह काम करते थे। ये कर्मचारी, जिनमें अधिकांशत हाल ही में आए प्रवासी, कम्युनिटी के आसपास की जगहों पर सिमटे आवास में रहने के लिए मजबूर किए गए थे और उन्हें किसी भी पल काम पर वापस बुलाया जाता था। अपने सुपरवाइजर्स को खुश करने के लिए वर्मवुड अपने कर्मचारियों को खतरनाक जोखिमों में डालने के लिए उन्हें मजबूर करते थे, उन्हें उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए मजबूर करते थे। उनके शासनकाल में 47 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी। इतिहास में किसी भी शिफ्ट से 10 गुना अधिक। अनगिनत और गंभीर दुर्घटनाओं के कारण कई और कर्मचारी ने काम करने की क्षमता खो दी। 1888 में छोटे ब्लोइंग इंजन हाउस में एक प्रलेखित विस्फोट से 6 कर्मचारी अंधे हो गए। आराम करने के लिए कोई ब्रेक नहीं थी, आराम की कोई छुट्टियां नहीं थी, सिर्फ फर्नेस था और उसकी कोयले के लिए और लालसा थी। 1906 के अक्टूबर में जेम्स स्लैग वर्मवुड ने सबसे ऊंचे ब्लास्ट फर्नेस, जिसे बिग एलिस के नाम से जाना जाता था, उसके शीर्ष पर संतुलन खो दिया और जलते हुए लोहे की आयरन ओर के तालाब में गिर गए। उनकी वही मौत हो गई।
रिपोर्ट किया गया कि स्लैग को फर्नेस द्वारा उत्पन्न मीथेन गैस से चक्कर आ गया और उन्होंने संतुलन खो दिया। लेकिन स्लैग ने अपने सेवानिवृत्ति के सालों के दौरान कभी भी फर्नेस के शीर्ष पर कदम नहीं रखा था। कई लोगों को लगा कि कर्मचारियों ने आखिरकार वर्मवुड के गुलामी से तंग आकर उन्हें फर्नेस में डाल दिया था, लेकिन कोई कर्मचारी कभी भी न्यायालय में नहीं लाए गए, न किसी पे कोई कार्रवाई हुई। स्लॉस इंडस्ट्रीज ने जल्द ही ग्रेवयार्ड शिफ्ट को बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने दुर्घटनाओं और अजीब हादसों की कई रिपोर्टों का स्रोत बताया, जिससे स्टील उत्पादन कम हो गया। पर यह इस कहानी का अंत नहीं था। आगे जो होने वाला था वो किसी खौफ से कम नहीं। स्लैग की प्रसिद्धता उनके गायब होने के बाद हर साल बढ़ी। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें काम की स्थल पर बढ़ती हुई अननेचुरल प्रेजेंस का सामना करना पड़ता था। 1926 में एक रात गार्डियन ने पीछे से धकेला खाने के बाद चोटें खाईं और किसी ने गहरी आवाज से उन्हें गुस्से में कहा, काम पर वापस जाओ। इस आदमी से मिली जानकारी के अनुसार खोज करने पर कोई अन्य जीवित व्यक्ति के कोई संकेत उस जगह पर नहीं मिले। 1947 में 3 सुपरवाइजर्स गायब हो गए। दक्षिण भाग में छोटे बॉयलर रूम में बंद और बेहोश मिले। उनमें से कोई भी तीनों स्पष्ट तौर पर नहीं बता सके कि उनके साथ क्या हुआ था। सभी सहमत थे कि उन्हें एक ऐसे आदमी ने रूबरू किया था जिसकी त्वचा बुरी तरह से जल गई थी और जिसने उन्हें स्टील को निकालने के लिए गुस्से में कहा। संभवतः सबसे भयानक कहानी 1971 में हुई थी, जब प्लांट बंद होने की रात को स्लॉस नाइट गार्ड सैमुअल ब्लूमेंथाल, जो नॉस्टैल्जिक रूप से अंतिम बार आसपास देख रहे थे, खुद को सबसे डरावनी चीज को सामने खड़ा पाया। उन्होंने इसे सिर्फ शैतान कहकर वर्णित किया, एक आधा आदमी आधा राक्षस जो उसे सीढ़ी से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। जब ब्लूमेंथाल ने बचने की कोशिश की तो उस राक्षस ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। डॉज जैक बार्लो द्वारा जांच के बाद ब्लूमेंथाल के शरीर पर गहरे जलने के निशान थे। वह कभी भी स्लॉस में वापस नहीं आया और अपनी जान गंवा दी। बर्मिंघम पुलिस रिकॉर्ड में स्लॉस फर्नेसेस में संदिग्ध पैरानॉर्मल गतिविधियों की 100 से ज्यादा रिपोर्ट हो चुकी है। छोटे मामूली घटनाओं जैसे कि बिना किसी की मौजूदगी में फर्नेस से सीटी बाजना और स्टीम निकालना, कुछ मेजर साइटिंग्स और कई लोगों पर फिजिकल असॉल्ट। यह दिलचस्प है कि इन रिपोर्टों की अधिकांशत सितंबर और अक्टूबर के महीनों में रात्रि को होती है, पुरानी ग्रेवयार्ड शिफ्ट के दौरान। कुछ लोग सिर्फ हैलोवीन के मजाक के रूप में इन घटनाओं को अस्वीकार करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह उस दुष्ट पूर्वाधिकारी स्लैग की बेचैन आत्मा का परिणाम है। पहली घटना, दी सीसीटीवी घोस्ट। हैम्पटन कोर्ट के प्रसिद्ध महल में एक आत्मा के दिखने की कहानी काफी रोचक है। 2007 में सुरक्षा कर्मचारियों ने सीसीटीवी पर इसे कैद कर लिया, जिसमें उन्हें एक पुराने शैली के वस्त्र पहने किसी के छाया चित्र का सामना हुआ। 16वीं सदी के इस महल के आसपास भूतों के प्रति कंट्रोवर्शियल कहानियां प्रसिद्ध हैं। 2003 के दिसंबर में खबरें आई कि सुरक्षा कर्मचारियों को सीसीटीवी पर कुछ अजीब दिखाई दिया था। उस महीने डेली स्टार ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने दक्षिण पश्चिम लंदन के महल में कुछ अजीब देखा था। यह सब तब शुरू हुआ जब सुरक्षा कर्मचारियों को यह ध्यान आया कि फायर एक्सिट, जिन्हें वे समझते थे कि वे बंद कर आए हैं, वो अपने आप खुले हुए मिल रहे थे। उन्होंने दरवाजों को सुरक्षित बंद करने के बाद जाकर सीसीटीवी को देखने के लिए प्रयास किया, जिससे वे देख सकें कि किसने, या हम कह सकते हैं कि क्या वो चीज है जिसने उन्हें खोल दिया था। दूसरी बार जब दरवाजे खुल गए, सुरक्षा कर्मचारियों ने फायर एक्सिट के दरवाजे में खड़े किसी की डरावनी छाया की तस्वीर देखी, जो जैसे कि पुराने किसी युग के लिबास में थी। अब जो आप वीडियो देखेंगे, ये वही सीसीटीवी वीडियो है जो रिकॉर्ड हुआ था। सालों से हैम्पटन कोर्ट में भूतों और प्रेतों के दिखने के कई दावे गए हैं। कहा जाता है वीडियो में जो चीज कैद हुई यह हेनरी 8 थे, जिन्होंने अपनी 2 पत्नियों के सिर कटवाया था। आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है? ये क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। इस तरह के और रियल और हॉरर स्टोरीज जानने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात में ही अगला वीडियो डालूंगा, इसीलिए बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।